नमस्कार। आज मैं फिर आपको अपराध की एक और घटना के साथ उपस्थित हुआ हूँ आपके लिए, जो उसी समय की है जब मैं पीआईजी रेंज बरेली हुआ करता था। आज का जनपद है शाहजहाँपुर। घटनाएं लगभग उसी तरह की हैं। सितंबर की घटना है। लॉकडाउन के बाद की जो आपसी संबंधों की घटनाएं पिछले कई एपिसोड से चल रही हैं, उसी तरह की ये भी एक घटना है। बात 18 सितंबर 2020 की है। सुबह कोई 5 बजे गांव कटौर, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर, यहाँ के श्री हरबंश सिंह सन ऑफ कप्तान सिंह ये उपस्थित हुए थाने पर। थानाध्यक्ष रात भर की गश्त के बाद संभवतः सो रहे होंगे। मुंशी को उन्होंने बताया कि साहब मेरे बेटे की हत्या हो गई है, मेरी एफआईआर लिखी जानी है। थानाध्यक्ष को उठाया गया। उन्हें बताया गया कि हत्या की एक सूचना आई है। थानाध्यक्ष बाहर आए। हरबंश सिंह ने उनको बताया कि साहब मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा मुखवेंद्र और छोटा बेटा प्रवेंद्र। मुखवेंद्र की शादी हो गई है, शादीशुदा है। प्रवेंद्र अभी अविवाहित है। प्रवेंद्र रोज की तरह खाना खा के घर की छत पे सोया हुआ था। सुबह उठकर देखा तो किसी ने उसकी गर्दन पे तेज धारदार हथियार से वार करके उसकी गर्दन काट दी है और वो मृत अवस्था में वहीं छत पर पड़ा हुआ है। इतना सुनते ही फिर हत्या की सूचना थी। एक तहरीर थानाध्यक्ष ने ले ली उनसे, उनके पिता श्री हरबंश सिंह से, और उस पर तुरंत तहरीर पर एफआईआर नंबर 517/20 धारा 302 आईपीसी अंकित कर लिया। घटना की सूचना सभी अधिकारियों को दे दी गई। थानाध्यक्ष ने ही वायरलेस पर वहीं से यह सूचना दे दी मुख्यालय को, रेंज मुख्यालय को, हमारे यहाँ की जो भी फिंगरप्रिंट वाले हों, डॉग स्क्वाड वाले हों, और रेंज की जो टीम फॉरेंसिक की है उसको तुरंत भेज दिया जाए। बाकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जो सर्विलांस की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम और इन सब चीज़ों की जो जितने कंपोनेंट्स हैं पुलिस की क्राइम के, उन सब के लिए भी उन्होंने सूचना दी कि ये तुरंत मौके पर भेज दिए जाएं। एफआईआर कराने के तुरंत बाद थानाध्यक्ष स्वयं अपनी फोर्स लेके ग्राम कटौर के लिए रवाना हो गए। मौके पर पहुंचे। उस समय करीब 7 बज गए थे। दिन निकल आया था, सितंबर का महीना था। गांव की काफ़ी भीड़ भाड़ इकट्ठा थी। गांव का जो उनकी दिनचर्या है, वो खाना खा के बहुत जल्दी सो जाते हैं और सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं। खेती किसानी के अपने सीज़न में सुबह उठकर वो अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर और सीधे अपने किसानी के काम में, खेत खलिहान जहाँ भी जाना होता है, चले जाते हैं। सवेरे हल्ला हो गया, मार दिया। पब्लिक वहाँ पर काफ़ी इकट्ठा थी। पुलिस के पहुँचने के पहले ही घटनास्थल पर बहुत ढेर सारे लोग आ जा चुके थे। भीड़ को देख के सबसे पहले ये कहा गया येलो टेप लगाने के लिए। तो थानाध्यक्ष ने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, सारे लोग जा चुके हैं, छत को भी हम खाली करा देते हैं। छत पर हमें जो भी घटनास्थल का निरीक्षण करना होगा वो मृतक के पिता यानी वादी मुकदमा के साथ करेंगे, बाकी किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। छत को खाली करा दिया गया। गांव के सारे लोग छत से नीचे उतर गए। बाहर भीड़ लगाकर अपना तरह तरह की बातें करते रहे। थानाध्यक्ष, उनके हमराही सब इंस्पेक्टर और बाकी और जो सिपाही बीट के थे, वो सब सारे लोग इकट्ठा हो गए वहाँ पर और सूक्ष्म निरीक्षण उन्होंने घटनास्थल का शुरू किया। एक नक्शा नज़री बनाई जाती है हर घटना की। घटना छोटी हो बड़ी हो, सब में एक नक्शा नज़री आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाता है। वो अदालत में सबमिट जब होती है तो अदालत की समझ के लिए होता है कि इसका घर किधर था, कितनी 5 कदम पे 10 कदम पे लाश उसकी पड़ी हुई थी, वहाँ पर उसके नीचे किसका घर पड़ता है, बगल में किसका घर पड़ता है, छत किसकी मिली हुई है,
आने जाने का रास्ता क्या है, पूरी दिशा के साथ वो नक्शा नज़री कहते हैं उसको, यानी घटना स्थल का रेखा चित्र। ये प्रत्येक मुकदमे में, प्रत्येक अपराध में आईओ बनाता है। और केस डायरी में अपराध का उल्लेख करते समय वो इसका भी उल्लेख करता है कि नक्शा नज़री में ए नाम से इंगित स्थान वो है जहाँ पर लाश पाई गई थी, बी वो है जहाँ से उतरने का रास्ता है, सी वो है जहाँ मृतक के दूसरे घर के लोग रहते हैं। इस तरह से उसको इंडिकेट करके और बनाया जाता है। थोड़ा समय इसमें लगता है, क्योंकि जो नाप होती है वो फिट में ज़्यादातर लिखते हैं, लेकिन इंची टेप बहुत ज़्यादा लोग ले नहीं जाते हैं, पैर से ही वो नाप लेते हैं। जो आईओ हैं या जो उनके साथ चलने वाले सिपाही हैं, हमराही हैं, पैर से ही नाप में फिट की उसकी दूरी बता देते हैं। इंच में नापना हो तो उसको हाथ की बालिश से ऐसे नाप लेते हैं, इस तरफ से इस तरफ तक उसको नाप लेते हैं कि कितना इंच रहा होगा। बारीकी से निरीक्षण करने पर ब्लड के सिवा और कोई भी फिजिकल एविडेंस वहाँ पर नहीं मिला। बहुत ही धारदार हथियार से उसके गर्दन पर प्रहार किया था, ऑलमोस्ट उसकी गर्दन अलग हो गई थी, बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई थी। बिस्तर से होते हुए वो नीचे छत पर उसका काफ़ी खून बह चुका था, ब्लड कोआगुलेट हो चुका था। ब्लड से जो सीरम अलग हो जाता है पीले रंग का, वो अभी सूखा नहीं था। ब्लड का कलर भी डार्क रेड हुआ था। उसको देखकर थानाध्यक्ष ने अंदाज़ा लगाया कि हत्या लगभग 4 घंटे पहले की होनी चाहिए। ये एक तरीका है जो पुराने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, बहुत पुराने पुलिस के थानाध्यक्ष और बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग जो थानों पे बहुत लंबे समय से रहे हैं और इस तरह की घटनाएं सैकड़ों की तादाद में उन्होंने देखी हैं, उनको एक्सपीरियंस हो जाता है। वो कुछ चीज़ों को देख के घटना के समय का अंदाज़ा बता देते हैं। शुरू में अच्छा, जैसे उन्होंने अगर ब्लड का कलर हल्का ब्लैकिश हो जाए, हल्का ब्लैकिश मतलब डार्क रेड से थोड़ा काले की तरफ, तो वो फ़ौरन बताएंगे कि ये हत्या 6 से 8 घंटे के भीतर हुई है। यदि सीरम या प्लाज्मा जो ब्लड के आरबीसी से या जो ब्लड के एक्चुअल कंपोनेंट से, हीमोग्लोबिन से अलग हो जाता है, ट्रांसपेरेंट होता है, हल्के पीले रंग का होता है, अगर और वो जो है ब्लड क्लॉट से बिल्कुल चिपका हुआ है और सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो इसका मतलब हत्या 12 घंटे से पहले हुई है। अगर ब्लड क्लॉट ऑलमोस्ट ब्लैक हो जाता है, बहुत ही डार्क ब्लैकिश कलर में, तो इसका मतलब ये कि ये घटना 24 घंटे पहले की है। वो जो आईओ का या जो पुराने अच्छे इन्वेस्टिगेटर जो हैं, जिनके पास बहुत ढेर सारे मर्डर्स का, बहुत ढेर सारे घटनाओं का एक्सपीरियंस होता है, वो उनका जो विजुअल मीटर है वो उसको देखते ही, स्किन के कलर को देख के, ब्लड के कलर को देख के, कोआगुलेटेड ब्लड के कलर को देख के, सीरम के उससे डिफरेंस कितने हैं, उसकी ड्राइनेस, उसको देख के वो अंदाज़ लगा लेते हैं कि ये लगभग कितने पुरानी घटना होगी, और फिर उस समय को ध्यान में रख के पूछताछ करते हैं। जैसे अगर उनको अंदाज़ लगा कि ये करीब 6 घंटे की घटना है, सपोज करिए किसी की 6 घंटे की घटना है, तो 6 घंटे पहले यानी उस समय घर में कौन कौन लोग थे, कौन कहाँ से आया था, कौन गया था, खाने का समय है तो खाना कब खाया गया था, तो उससे वो मैच या मिसमैच जो होता है उससे लीड लेते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। देखिए, ब्लड और स्किन के कलर का जो डिफरेंस है, वो उस पर धूप कितनी देर पड़ी है इस पर भी डिपेंड करता है। मौसम के अनुसार भी होता है। अगर ह्यूमिड बहुत मौसम है तो उसके सूखने में समय लगता है। तो बरसात के दिनों में, जाड़े के दिनों में, कस के जो गर्मी पड़ती है उसमें, खुले हुए में, पेड़ के नीचे या बंद कमरे के भीतर जो उनका ऑब्जर्वेशन है उसमें
प्लस माइनस 2 घंटे से अधिक का वेरिएशन मैंने अपनी सर्विस में नहीं देखा। वहाँ जा सब लगता है 3 घंटे पहले का है, लगता है साहब ये 3 दिन पुरानी है, लगता है साहब ये 4 दिन का है। तो इसको नौकरी की शुरुआत में, जब शुरू में, बिल्कुल शुरू में, पहले या दूसरे या तीसरे मर्डर के सीन पे मैं गया था, तो वहाँ पहुँच के आगे पीछे घूम के और सब चीज़ें देख के, उस समय के जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने कहा साहब बहुत देर का नहीं है, ये 2-2.5 घंटे की है घटना। तो मैं अचंभित हुआ, उनकी तरफ देखने लगा कि साहब ये बॉडी में ये भी मौके पे ये भी पहुँचे हैं, 5 मिनट बाद मैं भी पहुँचा हूँ, जितने लोगों से इन्होंने बातचीत की है उतनों से मैंने बात की है, ये कैसे बता सकते हैं कि 2.5 घंटे से ज़्यादा की ये घटना नहीं है। खैर मैं बिल्कुल नया था तो उनसे बहस करने का कोई मतलब नहीं था, चुप हो गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार करता रहा। अब आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट का देखें कि जिस समय बॉडी वहाँ पर सील करके, या जब पहुँचा है पहला पुलिस अधिकारी, या जब हमने देखा है, वहाँ से और पोस्टमार्टम हाउस तक जाने का समय, और पोस्टमार्टम करते समय पोस्टमार्टम करने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो उसमें जो बॉडी होती है उसका टाइम भी लिखते हैं कि बॉडी इज़ 2.5 days ओल्ड, बॉडी इज़ 1.5 day ओल्ड, 5 days ओल्ड, इट इज़ मोर देन 2 months ओल्ड। प्रत्येक पीएम रिपोर्ट में इसका जिक्र होता है। तो मैं इसका इंतज़ार करता था कि पीएम रिपोर्ट आ जाए तो मैं देख लूँ कि जिस समय हम पहुँचे थे वहाँ पर, सपोज़ करिए हम सुबह 11 बजे पहुँचे थे और बॉडी ये पोस्टमार्टम शुरू हुई 3 बजे, यानी 4 घंटा ये है। और अगर उन्होंने ये लिखा है कि ये 8 घंटे पुरानी बॉडी है, तो इसका मतलब इंस्पेक्टर बिल्कुल सही कह रहा था। यानी जो समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है उसमें ऑब्जर्वेशन करने और पीएम शुरू होने के पहले का जो पीरियड है उसको जोड़ के और टोटल समय में से आप घटा दीजिए तो वो घटना का समय आपको निकल आएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है ये। उसके बाद फिर मैंने इसको टेस्ट करना शुरू किया कि ये जो ये लोग बताते हैं किस तरह से बताते हैं और कितना ये सही बैठता है। इसमें लगभग 85 से 90% ऑब्जर्वेशंस जो पुराने इन्वेस्टिगेटर्स के हैं वो सही निकले। उन्होंने जो कुछ भी 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जो भी समय बताया था, एक्सीडेंट का हो या किसी इत्तेफाकिया किसी की डेथ हुई हो या जो भी हो, जहाँ पे ब्लड अगर निकला है या स्किन के कलर के पैरामीटर से भी देख के बता देते हैं, वो 80 से 85% बिल्कुल, 85 से 90% बिल्कुल सही बताते हैं। बहुत सिंपल है, डॉक्टर ने जो लिख दिया, मान लिया उसने 2 दिन लिखा और हम 1 दिन बाद मौके पर पहुंचे थे और मौके पर पहुंच के इंस्पेक्टर ने बताया कि साहब 1 दिन पुरानी है, तो वो कुल जो उसने बताया था वो बिल्कुल सही निकला। यानी 2 दिन बाद जब पीएम उसका कंडक्ट किया गया तो बॉडी 2 दिन पुरानी बताई गई। खैर पुलिस ने ये ब्लड के नमूने लिए, उनको सील बंद किया, पंचायतनामा भरा और बॉडी को जिला मुख्यालय शाहजहाँपुर के चीड़ घर, हिंदी में वहाँ ऊपर लिखा रहता है चीड़ घर, चीड़ घर कहीं कहीं है, कहीं कहीं चीड़ घर, पोस्टमार्टम हाउस का हिंदी रूपांतरण चीड़ घर ही होता है। उसी दिन पीएम रिपोर्ट भी आ गई कि कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग एज ए रिजल्ट ऑफ एंटी मॉर्टम इंजरीज। जो इंजरी हैं वो लिखी गई हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग सभी ने देखी थी और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसका अंदाज़ा था कि यही पोस्टमार्टम में आएगा। अगले दिन अंतिम संस्कार हुआ, क्योंकि सवेरे 6 बजे की सूचना थी थाने पर, 10-11 बजे तक उसका पंचायतनामा भरा गया, 1:30-2 बजे वो पहुंची होगी वहाँ पर हेडक्वार्टर पोस्टमार्टम हाउस, वहाँ पर पोस्टमार्टम हुआ होगा, शाम को 6 बजे बॉडी हैंडओवर हुई होगी। और गांव में ये चीज़ें बहुत फॉलो की जाती हैं, खासकर हिंदुओं में, कि सनसेट के बाद वो दाह संस्कार नहीं करते हैं, अगले दिन का इंतज़ार करते हैं, बॉडी घर में रखते हैं, उसको संभाल के रखते हैं, उसकी स्मेल कहीं नहीं जाए उसके लिए अगरबत्ती, धूप बत्ती ये सब जला देते हैं और सवेरे बॉडी को लेकर अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं। अगले दिन
अंतिम संस्कार के बाद, जब उस दिन अगले दिन अंतिम संस्कार हो गया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए पूरी टीम मृतक के गांव पहुंच गई। वहां पर बयान लेना शुरू किया गया। सबसे पहले मृतक के पिता यानी वादी मुकदमा का बयान लिया गया। फिर मृतक की भाभी सुहावनी, जो मृतक का बड़ा भाई था मुखवेंद्र, उसकी पत्नी का नाम सुहावनी था, उसका सुहावनी का लिया गया। फिर उसके भाई मुखवेंद्र का लिया गया, मृतका की माँ का लिया गया, और मृतक की माँ का लिया गया, और मृतक की एक बहन मिथिलेश थी, उसका भी बयान लिया गया। सारे बयानों में, क्योंकि छत पे जहाँ हत्या हुई थी उसके नीचे आंगन में भाई, भाभी और वो बहन मिथिलेश, ये लोग अलग अलग चारपाई पर सोए हुए थे। माँ बाप बाहर की तरफ बरामदे में सोए हुए थे। तो बाकी सब लोगों ने अपनी अपनी बात बताई, लेकिन मुखवेंद्र और उसकी पत्नी सुहावनी के बयानों में बड़ा भारी विरोधाभास था। कब पता लगा, किसने देखा, कौन चिल्लाया, कब गए, कब लौटे, खाना कितने बजे खाया था, उसने कितने बजे खाया था, अंतिम बार क्या कहा था, इन सब में बहुत समय के टाइमिंग को लेके बड़ा विरोधाभास था। इसलिए सारी जांच इन्हीं दोनों पर केंद्रित की गई, बयानों के बारे में या वो जो बता रहे हैं उसको वेरीफाई करने के बारे में। इसी बीच में बयान लेते समय और वहाँ पर जांच करते समय एसओ जो जयनारायण पांडे था, उसने ये ध्यान दिया कि ये जो भाई है इसका, मुखवेंद्र बड़ा भाई, जब वो सुबह 7:30-8 बजे के आसपास घटनास्थल का निरीक्षण करने आए थे, उस समय भी वही शर्ट पहने हुए था, और आज भी जब हम बयान ले रहे हैं तो वही शर्ट पहने हुए हैं। जबकि वो पूरा दिन, पूरी रात, अगला दोपहर बीत जाने के बाद भी, और सामान्य रूप से जब लोग किसी का अंतिम संस्कार करते हैं घाट पर जाकर या शमशान स्थल पर जाके, तो वहाँ वो छौर कर्म होता है। अलग अलग इलाके में, उत्तर भारत में उसके अलग अलग नियम हैं। कहीं पर उसी समय लोग बाल छिलवा लेते हैं, कहीं 10 दिन बाद करते हैं, लेकिन हर जगह ये ज़रूर करते हैं कि दाह संस्कार के बाद नहा लेते हैं और दूसरे कपड़े पहन लेते हैं। तो थोड़ा सा अटपटा लगा, और फिर उन्होंने उनसे पूछ लिया, मुखवेंद्र से ये पूछा कि ये बताओ, यही शर्ट तुमने शायद उस दिन भी पहनी थी जब मैं सुबह आया था। उसने कहा सब पहनी थी। बोले आज भी तुम वही पहने हो, दाह संस्कार करके आए हो, तुमने शर्ट भी नहीं बदली, क्या दिक्कत है? मतलब क्या, या तो इस तरह की 2 शर्ट हैं तुम्हारे पास, या कोई और परेशानी है? ये सुनकर मुखवेंद्र अचानक अचकचा गया। उसे कोई जवाब सूझ नहीं रहा था। वो सिर्फ ये बोला कि साहब बाकी शर्ट बहुत गंदी थी इसलिए नहीं पहनी। जयनारायण ने उसको कहा कि अभी मैं और महिला कांस्टेबल तुम्हारी पत्नी से बात करने तुम्हारे कमरे में गए थे। वहाँ खूंटी पर 2-3 शर्ट टंगे हुए थे, वो किसके हैं? तो उसने कहा साहब मेरे ही हैं। बोले वो तो ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत गंदे या वैसे हैं। एक सिपाही को भेज के, महिला कांस्टेबल को भेज के उस कमरे से वो 3 शर्ट ले आए। जैसे ही 3 शर्ट वहाँ रखी गई, उनमें सबसे नीचे की शर्ट में खून के बहुत धब्बे, बहुत छींटे पड़े हुए थे। जयनारायण ने पूछा ये शर्ट किसकी है? ये सुनते ही वो गश खा के गिर पड़ा। बेहोश हो गया या बेहोश होने का नाटक करने लगा। हल्ला मचा। मुखवेंद्र की माँ, उसकी बहन, ये सब लोग आ गए वहाँ पर और कहने लगे साहब क्या कर दिया, क्या कर दिया, कैसे हो गया। पानी पिलाने लगी, मुंह पे छींटे मारने लगी। ज़्यादा शोरगुल सुन के सुहावनी भी आ गई। थानाध्यक्ष थे, तमाम पुलिस फोर्स थी, पूछताछ हो रही थी, बेहोश पड़ा हुआ था, लोग छींटे मार रहे थे। आके उसने चिल्लाना शुरू किया कि आप लोग इनको बिल्कुल तंग मत करिए, मैं बताती हूँ कि बात क्या है। इनको मारने की, पीटने की। उसको ऐसा लगा कि शायद पुलिस ने काफ़ी मार पीट के इससे कुछ पूछने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गया। सुहावनी एकदम से आई और उसने कहा कि मैं बताती हूँ क्या बात है, आप इनको बिल्कुल तंग मत करिए।
हमारी शादी 17 मई 2019 को हुई थी, यानी घटना के दिन से 1.5 वर्ष से थोड़ा कम। और जब से मैं शादी होकर आई थी तभी से मेरे देवर प्रवेंद्र जो मृतक हैं वो मेरे पे बुरी नीयत रखने लगे। मैंने ये सोचकर कि ये देवर हैं, हंसी मजाक ज़्यादा करते हैं, और मैं उनकी हरकतों को इग्नोर करती रही, नज़रअंदाज करती रही। लेकिन एक दिन जब भाई और पिता, मृतक के भाई और पिता यानी सुहावनी के पति और ससुर घर में नहीं थे तो ये उसके कमरे में पहुंच गया। जाता रहता था, लोगों को भी ये लगता था कि देवर भाभी हैं, हंसी मजाक करते हैं। और वहाँ जाकर उसने कहा कि भाभी मैं तुमको एक तुम्हारी वीडियो दिखाता हूँ। उनका हमारी वीडियो का मतलब? बोले देख लो, तुम्हारी समझ में आ जाएगा। और मोबाइल पर उसने अपनी भाभी यानी सुहावनी की एक नहाते हुए वीडियो, कोई 4 मिनट 5 मिनट की 8 मिनट की वीडियो थी, वो दिखाई। उस समय सुहावनी ने बताया कि साहब ये वीडियो कब उन्होंने बनाई, क्योंकि वैसे कोई क्लोज्ड घर नहीं है बाथरूम, वो अगल बगल से टट्टर लगा के और महिलाओं के लिए एक अलग से स्थान घर में रखा जाता है जहाँ वो नहा सके, कवर्ड होता है। तो या तो पहले से मोबाइल रखा गया या कहीं मोबाइल में कोई दरार में या उस टट्टर के किसी दरार में या किसी होल में से ये रिकॉर्ड किया गया था। मैं देखते ही परेशान हो गए। मैंने उससे कहा कि इसको ख़त्म करिए, इसको डिलीट करिए। डिलीट तो नहीं बता पा रही थी, उसको मिटा दीजिए। उसने कहा सवाल ही नहीं इसके मिटाने का। सुहावनी का कहना था कि मैं रोई बहुत। मैंने कहा ये कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, ये बात ठीक नहीं है, ये गलत बात है। तो उसने कहा ठीक है, हम किसी को नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो हम कहेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा, और अगर नहीं करोगी तो ये वायरल हो जाएगा। सुहावनी का कहना था कि मैं उस वायरल नहीं शब्द जानती थी क्या है ये। और फिर मैंने अपने मायके के अपने साथ की लड़कियों से जो शादीशुदा हैं उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये फेसबुक पर और व्हाट्सएप पे, इन सब पे ये जब डाल दिया जाता है तो उसको वायरल करना कहते हैं। बोले तो मैं और सहम गई। फिर इसी की आड़ में कि ये मैं वायरल कर दूंगा, मैं तुम्हारे घर वाले भी देखेंगे और हमारे यहाँ वाले भी देखेंगे, गांव वाले देखेंगे, तुम्हारा निकलना दूभर हो जाएगा। इस तरह धमका के उसने उसके साथ ज़बरदस्ती शुरू कर दी। और फिर वो आए दिन अपनी भाभी के साथ जोर ज़बरदस्ती करता रहा। सुहावनी ने कहा कि आज ही जाकर एक दिन मैंने, जिस दिन मेरे पति और देवर दोनों नहीं थे, अपने ससुर को खाना खाते समय पूरी बात बताई और उनसे ये कहा कि हमें प्रवीण बहुत परेशान करते हैं, मेरा जीना दूभर कर दिया है और अब तो वो मेरी इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। इतना सुनते ही प्रवेंद्र के पिता सुहावनी के ससुर हरवंश सिंह ने बहुत ज़ोर से डांटना शुरू किया। उसने कहा हम देवर भाभी के बीच में नहीं पड़ेंगे, वो तुम्हारा देवर है, वो हंसी मजाक नहीं करेगा तो बाहर से लोग आके करेंगे, तुमको शर्म नहीं आती, तुम मुझसे इस तरह की बात करती हो। वो शांत हो गई और मन महसूस कर वहाँ से चली गई। सुहावनी ने कहा कि साहब उस दिन मैं खाना खिला रही थी जब मैंने बताया था दिन का खाना, और फिर पूरा दिन और रात में घर से नहीं निकली, मैं पूरी दिन भर रोती रही। मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने पति को ये बात बताऊंगी। शाम को जब पति अपने काम से लौट के आए तो उनको मैंने पूरी बात बताई कि इस तरह से प्रवीण, पहले उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कोई बात है, तुम बात पूरी बताओ। इसने कहा पूरी बात बता दीजिए, आप उसी की मोबाइल में, वो बार बार उसी मोबाइल से दिखाता है, उसी की मोबाइल में वो वीडियो है, आप चाहे तो उसे मांग के देख लें या किसी तरह से उसको दिखवा लीजिए। पति का भी माथा ठनका, मुखबेंद्र का, वो इसी फिराक में था कि कैसे उसका मोबाइल मिल जाए। उसकी भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी सीधे अपने भाई से पूछने की कि क्या मामला है। एक दिन मौका लगा कि उसे मोबाइल मिल गया। दौड़ भाग के गांव में गया, जो मोबाइल के जानकार लोग थे उनसे अपनी बात बताई कि इसमें वीडियो कहाँ पड़ी होती है, वो वीडियो निकलवा के हमें दिखा दीजिए। खैर जो भी जिससे भी इसने संपर्क किया था
उसने थोड़ी देर में ही उसकी गैलरी वैलरी खोल के किसी तरह और ढूंढी और इसकी पत्नी की वो वीडियो मिल गई। मोबाइल में उसको उसी तरह रीस्टोर करके मोबाइल लेके के वो एकदम गुस्से में लाल घर आ गया। यहाँ घर में उसने आफत मचा रखी थी उसके छोटे भाई ने कि मेरा मोबाइल कहीं खो गया है। सबको ढूंढने पे लगा दिया था। ये भी समझ गया कि 1 घंटा हो गया मोबाइल उसके पास नहीं है, तो नेचुरली वो परेशान हो रहा होगा। उसने बाहर से भीतर घुसते हुए किसी कमरे में कहीं उसे रख दिया और फिर अपनी बहन को चुपचाप बताया कि क्या बात है, कायर? बोले मोबाइल नहीं। बोले वहीं तो पड़ा हुआ है, मैं देख के आ रहा हूँ। मोबाइल उसको मिल गया। बात समझ में आ गई मानवीन की। वो एकदम गुस्से से लाल हो रहा था और 22 सितंबर को इस मोबाइल वाले उस घटना के तीसरे दिन उसने तय कर लिया कि आज मैं अपने भाई को मार दूंगा। इस बीच में और भी जो उसको डाउट्स थे उसने अपनी पत्नी सुहावनी से पूछ लिए थे। रात में 11-12 बजे जैसे ही खाना खा के प्रवीण ऊपर छत पे सोने गया, ये बांका लेकर वहाँ पहुँच गया और जोरदार एक वार करके उसके गर्दन पे ऐसा वार किया कि वो उसकी मृत्यु हो गई। 22 सितंबर को मुखवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया, मृतक प्रवीण के बड़े भाई को। आला कत्ल यानी वो बांका जिससे कत्ल किया गया था, जिससे मर्डर किया गया था, वो बरामद हो गया। सारे फॉरेंसिक एविडेंस सहेज कर सील किए गए ताकि कोर्ट में इनको रखा जा सके। मोबाइल भी मिल गया और उसकी इस स्वीकारोक्ति के बाद एक मोबाइल में एक वीडियो के वजह से ये सब हुआ है। ये उसको फॉरेंसिक लेबोरेटरी चेक करने के लिए भेज दिया गया। वैसे चेक करने पर वो मोबाइल उस मोबाइल में ही वो वीडियो जो उसके नहाते समय बनाई गई थी, उसके देवर ने बनाई थी, वो मिल गया था। 22 नवंबर 2020 को 22 सितंबर को उसे गिरफ्तार किया गया। 18 सितंबर को मुकदमा लिखा था, 22 को गिरफ्तार किया गया और 22 नवंबर 2020 को सभी साक्ष्यों के साथ चार्जशीट नंबर 546/20 न्यायालय में भेज दी गई। आज की इस घटना में सारी गलती मृतक के पिता हरबंस सिंह की है, ऐसा मेरा मानना है। जब उसकी बड़ी बहू ने शिकायत की उससे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उसे पॉइंट ब्लैंक मना करने के अलावा बहुत ढेर सारे ऑप्शंस थे। उसके घर में उसकी बेटी मिथिलेश और उसकी पत्नी दोनों मौजूद थे। उन्हें हरबंश को उनका सहारा लेना चाहिए था। उन्हें बुला के बताना चाहिए था कि मेरी बहू ने, सुहावनी ने ऐसी ऐसी बात मुझे बताई है। हो सकता है लिहाज में उसने पूरी बात न बताई हो। तुम दोनों लोग जाके उनसे पूरी बात पूछो, क्या बात है, सत्यता का पता करो। अगर ये बात सत्य है तो हम इसमें कोई न कोई कार्रवाई करेंगे। अगर समय रहते ससुर ने कुछ बीच बचाव कर दिया होता, कुछ पता कर दिया होता, उसके मोबाइल को मंगा के वो डिलीट करा दिया होता, माफ़ी मंगवा दी होती, तो शायद इतनी बड़ी घटना न हुई होती। प्रवीण ने जो किया वो तो गलत था ही, और उस गलती को जहां रोका जा सकता था सुहावनी के ससुर के स्तर से, ताकि बात घर में रहती और बात बिगड़ती नहीं, जो भी सज़ा के तौर पे वो बात मानने को कहते वो मनवाते, लेकिन ये हत्या बच जाती। आप भी मेरी इस बात से ज़रूर सहमत होंगे कि सारी गलती इस प्रकरण में सुहावनी के ससुर, मृतक प्रवेंद्र के पिता हरबंस की थी। आज बस, और आप अगर इससे असहमत हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।